गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम ऋचा शर्मा, यू आर वॉचिंग परचम। बज चुके हैं सुबह के 7 एंड इट इज टाइम फॉर आवर डेली सीए सेशन। सो चलिए शुरुआत करेंगे 19 जनवरी 2024 यानी कि पौष महीने की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के करंट अफेयर्स देखने से। यस, आज हमारा चांद कैसे दिखने वाला है? थोड़ा बड़ा हो जाएगा कल से, बिकॉज शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता है। ऑलराइट, शुरुआत करेंगे हम कल जो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था उसके डिस्कशन के साथ में। जाते जाते कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु रोट द बुक टाइटल फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत्स मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह। ये मेन टाइटल है ना किताब का। ये किताब किसने लिखी है? कुछ एक बच्चों ने गलत आंसर किया, बाकी मेजॉरिटी ने सही किया है। यस, द आंसर विल बी बी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इसको रिलीज किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने, लिखा नहीं था। ऑप्शन में ही नहीं है। जगदीप धनखड़ जी, कैसे आंसर कर दिया कुछ बच्चों ने। लिखा मनसुख मंडाविया जी ने। बी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, चलिए। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आप लोगों का आता है जब मैं सुबह लाइव चैट में आपके साथ मौजूद होती हूँ, तब भी कि मैम क्या ये जो आप पढ़ा रही हो ये इस एग्जाम के लिए हो सकता है, इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं या नहीं। तो एक कॉमन क्वेरी मैंने आज पिक की है जस्ट टू एड्रेस ये एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम बच्चों का होता है, उसको आज ही एड्रेस कर लेते हैं कि जो परचम पे सीए पढ़ाया जा रहा है, डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, जो भी हो, 6 मंथली हो, एनुअल हो, वो कौन से एग्जाम्स के एंगल से आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, देखिए, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें आप एसएससी ले लीजिए, आरआरबी के हो जाएंगे, डिफेंस में एनडीए से लेके सीडीएस तक की टीचिंग एग्जाम्स आप जो भी कोई देते हो, सीयूईटी, क्लैट, यस, जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है उनकी तैयारी आप करंट अफेयर की यहाँ से आंख बंद करके बिंदास कर सकते हो। बात समझ में आ गई? कहीं और रेफर करने की मेरे हिसाब से आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी रेफरिंग टू मल्टीपल सोर्सेज, पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आप यू नेम इट, ऑफिशियल वेबसाइट्स, राइट, ऑल इंडिया रेडियो, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो हम रेफ़र कर रहे होते हैं। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो हम olympic.com के ऊपर रेफ़र कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के राइट फ्रॉम स्क्रैच हम डेटा उठा करके लाते हैं, या फिर हम पॉपुलर पेजेस से लेके आते हैं। तो आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। बैंकिंग एस्पायरेंट्स, प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये जो आप पढ़ रहे हो ये तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ आपके लिए बैंकिंग सेशंस अलग से लगवाए जाते हैं। प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए चैनल पे, वहाँ पे आपको वीकली और मंथली मोड पे बैंकिंग सेशंस मिल जाएंगे। हमने सोचा था हम वीकली सेशंस डिसकंटिन्यू कर दें, लेकिन आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है, इसलिए हम वीकली सेशंस बैंकिंग करंट अफेयर के वापस शुरू करेंगे। कमिंग मंडे से आपको मिलने लग जाएंगे। ठीक है, जितने भी स्टेट पीएससी या पीसीएस के बच्चे हैं, आप 100% सेंट्रल लेवल की जो भी करंट अफेयर होती है आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। देश भर की जो करंट अफेयर है बेसिकली, राइट। अपने अपने स्टेट की सीए आपको और डेप्थ में पढ़नी होगी, बिकॉज यहाँ वो कवर नहीं होती। बाकी जो इंडिया लेवल की जो भी या इंटरनेशनल लेवल की जो करंट अफेयर है हो जाएगी। यूपीएससी जो बच्चे दे रहे हैं और अभी फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए अभी अपीयर हो रहे हैं, मेंस की तैयारी इन सीए से आप नहीं कर सकते हो। लेट मी बी वेरी क्लियर, वी आर नोन फॉर आर ट्रांसपेरेंसी। जो चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मेंस के लिए करंट अफेयर सफिशिएंट नहीं है, उनके लिए आपको एनालिसिस देखने की जरूरत होती है, उनके लिए आपको एडिटोरियल्स पढ़ने की जरूरत होती है। प्रीलिम्स वाले बच्चे आप भी ध्यान दीजिए कि फाउंडेशन के पर्पज से आप ये सारे सीए पढ़ सकते हो, लेकिन आपको भी, क्योंकि सिर्फ फाउंडेशन की तैयारी तो करोगे नहीं ना, इसलिए आपको एडिटोरियल एनालिसिस भी देखने होते हैं। वो अभी परचम नहीं चला रहा है, आप किसी और प्लेटफॉर्म से देख सकते हो। वरना हम जब बर्निंग इश्यूज लेकर के आएंगे, जो कि हम लाते हैं, अभी बीच में थोड़ा डिसकंटिन्यू कर दिया, तो उससे आपका एडिटोरियल एनालिसिस वाला पोर्शन खत्म हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने सब समझा दिया कौन कौन से बच्चे ने एग्जाम इस सीए को देख सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेरी नहीं करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, चलिए, आज के सेशन का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? परचम टेलीग्राम जाकर के देख सकते हो। उसके ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। अब नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए मैं कल बात करूंगी, बहुत ज़्यादा डिस्कशन आज नहीं करेंगे। ठीक है, तो परचम के टेलीग्राम चैनल पे आप परचम ऐप की फ्री मटेरियल सेक्शन से आप डेली हिंदी और इंग्लिश के पीडीएफ ले सकते हो। वीकली और मंथली मैगजीन के लिए परचमclasses.in चले जाइए। बार बार पीडीएफ लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन या पीडीएफ बैंक की तरफ मूव कर जाइए। ओके, और यस, अगर आपको पिछले पूरे साल की करंट अफेयर तैयार करनी है, इस साल की तो हो ही जाएगी यहाँ से, पिछले पूरे साल के लिए आप करंट अफेयर ईयर बुक की तरफ मूव कर सकते हो, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2023 वेल ऑर्गेनाइज आपको मिल जाएगी परचम ऐप और वेबसाइट दोनों पे। हेल्पलाइन नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है, ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कीजिएगा। चलो, अब हम आएंगे, एक दिन में एक ही क्वेरी लूंगी। ठीक है, तो आज मैंने क्वेरी ले ली कौन कौन से एग्जाम की आप तैयारी यहाँ से कर सकते हो। कल मैं आपकी क्वेरी लूंगी कि नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए तो कैसे बनाने चाहिए, एक्सेट्रा। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हमारे लेंगे। हम कुछ स्टार्टिंग कर रहे हैं त्रिपुरा से। त्रिपुरा ने सेलिब्रेट किया अपना 46th कोकबोरोक डे।
कोकबोरोक डे जो कि एक भाषा से रिलेटेड है। सो पहली बात तो ये कि कोकबोरोक डे कौन से स्टेट में मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। इसका एडिशन पूछे जाने के चांसेस तो कम है अनलेस आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो, तो 46 एडिशन है। जो त्रिपुरा है वो कोकबोरोक डे मनाता है, जिसको त्रिपुरी लैंग्वेज डे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपुरी लैंग्वेज डे। पर ये तो पूछा नहीं जाएगा त्रिपुरी लैंग्वेज डे कहाँ मनाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात है त्रिपुरा में मनाएंगे। और कोकबोरोक लैंग्वेज जो है उसको और फैलाने के लिए, उसको और डेवलप मतलब पॉपुलर करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। कोक का मतलब होता है लैंग्वेज और बोरोक का मतलब होता है पीपल, तो वो लोग जो कि ये लैंग्वेज बोलते हैं। और ये डे 1979 जब कोकबोरोक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की गई थी पहली बार, उसको कॉमेमोरेट करते हुए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखेंगे। अगली खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से? अरुणाचल, सबसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमारा जो है। सो न्यूज़ ये है कि 9th पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल PPHF सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, ये वो पॉपुलर हॉर्नबिल फेस्टिवल नहीं है जो आप पढ़ते हो, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है 10 दिन का हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये वो नहीं है। ठीक है, इस हॉर्नबिल फेस्टिवल के आगे पाके पागा नाम जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको। सो ये पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये अरुणाचल में मनाया जाता है। जो पॉपुलर हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो कहाँ मनाया जाता है? वो नागालैंड में मनाया जाता है। टेक वेरी गुड नोट ऑफ दिस, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, राइट? कभी ऐसे मत कर दीजिएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा जाए और अरुणाचल प्रदेश मार्क करके आ जाओ। डोंट डू दैट। जब तक आपको ये वर्ड नहीं दिख रहे हैं आगे, तब तक अरुणाचल नहीं मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए। सो इसको आज ही कल शुरू हुआ है और 20 तक ये चलेगा। और इसमें ना नीशी ट्राइब है जो अरुणाचल की मेन ट्राइब है। कौन सी? नीशी ट्राइब। नीशी ट्राइब जो कि एक टाइम पे हॉर्नबिल का शिकार किया करती थी, कैसे वो कंजर्वेशन के अंदर आ गए हॉर्नबिल के, और उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, जागरूकता के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। ऑल्सो इको टूरिज्म बढ़ता है ना जब भी फेस्टिवल्स होते हैं, तो एक सोर्स ऑफ इनकम भी आती है, इसलिए भी ये मनाया जाता है। और ये पाके टाइगर रिजर्व में पर्टिकुलरली हॉर्नबिल के कंजर्वेशन से जुड़े हुए काम होते हैं, बिकॉज वहाँ पे हॉर्नबिल्स काफ़ी पाई जाती हैं। पाके टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से एक हमको स्टैटिक का पॉइंट मिल गया कि पाके टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, राइट? और यहाँ पे जो नीशी ट्राइब है या नीशी ग्रुप है पूरा ट्राइबल्स का, वो कंजर्वेशन एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। किस बर्ड के? हॉर्नबिल के। कौन सी बर्ड के? हॉर्नबिल। अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगी। सो नीशी ट्राइब लार्जेस्ट ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की, और सबसे पहले ये जो PPHF मनाया गया था ये 2015 में ऑर्गेनाइज किया गया था, पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है जी, सिर्फ हॉर्नबिल से याद नहीं रखोगे। अब हमने टाइगर रिजर्व की बात की, पाके की, तो अब 2 और टाइगर रिजर्व है अरुणाचल में। टोटल कितने टाइगर रिजर्व है अरुणाचल में? 3 है। एक है नामदफा जो कि नेशनल पार्क भी है, राइट? सो नामदफा टाइगर रिजर्व, पाके टाइगर रिजर्व और कामलांग टाइगर रिजर्व। यहाँ पे आता है पाके, यहाँ पे नामदफा और कामलांग टाइगर रिजर्व्स आते हैं। हॉर्नबिल, दिस इज द ब्यूटिफुल बर्ड हॉर्नबिल, और ये स्टेट बर्ड है 2 स्टेट्स की, नागालैंड की नहीं है। हाँ, नागालैंड जहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल बनाते हैं ना, वहाँ की स्टेट बर्ड नहीं है। बताएंगे मुझे? चलिए बताइए, नागालैंड की स्टेट बर्ड क्या है? कोई बात नहीं, नहीं पता तो सर्च करके बता देना, लाइव चैट में मत बताओ, बाद में बता देना। नागालैंड की स्टेट बर्ड का नाम आप मुझे बताएंगे। और हॉर्नबिल कहाँ की है? सो हॉर्नबिल अरुणाचल की स्टेट बर्ड है और केरला की। अरुणाचल और केरला मैप पे दिख गए दोनों, इमेजिनेशन में मैप याद होगा ना? नहीं है तो कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो अरुणाचल और केरला की हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है, और ये IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आती है, राइट? और अगर हम बात करें इंडिया में कितनी प्रजातियां हॉर्नबिल की पाई जाती हैं, तो 9 स्पीशीज हॉर्नबिल की इंडिया में पाई जाती हैं। स्टेट बर्ड कहाँ की? अरुणाचल और केरला की है, राइट? चलिए, ओके। अगली जो न्यूज़ है वो भी स्टेट से रिलेटेड है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ही रिलेटेड है, सिक्किम। सो इंडिया में पहली बार इंडिया रिकॉर्ड्स इट्स फर्स्ट एवर कंफर्म्ड साइटिंग ऑफ अ रेयर तिब्बतन ब्राउन बेयर। तिब्बतन ब्राउन बेयर, जिसको तिब्बतन ब्लू बेयर भी कहा जाता है, पहली बार इंडिया के अंदर ये भालू देखा गया है। आज तक ये प्रजाति भालू की इंडिया में नहीं देखी गई थी कंफर्म तौर से। अब कैमरा ट्रैप मेथड से फोटो क्लिक कर ली गई है, और भाई जो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स होते हैं उन्होंने कंफर्म बताया कि हाँ जी, हमने तिब्बतन ब्राउन बेयर को देखा है। कहाँ देखा है?
सिक्किम जो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है सिक्किम, उसके हायर ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज में, यूजुअली वो कंचनजोंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व वाला एरिया है ना, उस एरिया के अंदर देखा गया है। सो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है फर्स्ट एवर साइटिंग ऑफ दिस टिबेटन ब्राउन बेयर। इसका जूलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है अर्सिस आर्क्टिस प्रोइनोसिस। नहीं भी याद हो कोई बात नहीं, अर्सस आर्क्टस तक तो थोड़ा ध्यान रख ही लीजिएगा। और ये हायर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ नॉर्दर्न सिक्किम के अंदर देखा गया। IUCN स्टेटस क्या है इसका? ये भी एंडेंजर्ड है, राइट। तो भारत में पहली बार देखा गया है। तो भालुओं की जितनी भी स्पीशीज इंडिया में बायोडाइवर्सिटी में शामिल होती थी, अब ये एक और ऐड हो गई है, बिकॉज ये कंफर्म तौर से देखा गया है। सो ये तो हमने सारी नॉर्थ ईस्ट की बातें कवर कर ली। अब आगे बढ़े ना, उससे पहले एक हैप्पी पीस ऑफ न्यूज़ शेयर करती हूँ। आप बोलोगे मैम ये कौन सी करंट अफेयर है? ये करंट अफेयर नहीं है। कल वॉज अ वेरी हैप्पी डे फॉर अस, क्योंकि दूसरी बार ऐसा हुआ कि जो स्टूडेंट जिन्होंने कोई एग्जाम क्लियर किया है और परचम से हेल्प ली हो या गाइडेंस ली हो या तैयारी की हो, वो अपना थैंक यू नोट देने के लिए अपने स्टेट से हमारे यहाँ पर आकर के मिल के गए हैं। एंड येस्टरडे एम श्रीकर, ही इज़ एम श्रीकर, अ वेरी डायनेमिक इंडिविजुअल, और इन्होंने अप्रैल में 2023 में परचम ज्वाइन किया था। यहाँ से करंट अफेयर और GS की तैयारी यानी GK के सब्जेक्ट्स की तैयारी की, और इन्होंने कर्नाटका बैंक का PO क्लियर कर लिया 7 मंथ्स की तैयारी के अंदर। ही केम ऑल द वे फ्रॉम तेलंगाना टू राजस्थान इन अजमेर टू मीट अस। सो अ वेरी स्वीट जेस्चर एंड ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ यू जो ये देखते हैं वीडियोज़, कि यहाँ से आपको बेस्ट ऑफ कंटेंट मिलेगा। हम अपनी बार बार बढ़ाइयाँ नहीं करते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स लाइक हिम स्पीक फॉर अस, लेकिन आप बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करके पढ़ सकते हो बेस्ड ऑन द कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग। मेहनत आपको करनी पड़ेगी लाइक ही डिड फॉर हिमसेल्फ, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो अगली अब जो खबर आ रही है वो हम एक रैंकिंग रिपोर्ट इंडेक्स की कैटेगरी से पढ़ रहे हैं। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रैंक्ड सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल IT ब्रांड इन ग्लोबल लिस्ट। न्यूज़ क्या कहती है भाई? ग्लोबल लिस्ट एक सामने आई है, यानी टॉप 10 IT कंपनीज जो हैं ग्लोबल ब्रांड्स, उनकी एक लिस्ट सामने आई है, और उसमें TCS जो है भारत की वो दूसरे नंबर पे। अधूरी लग रही है न्यूज़, पर ये है नहीं अधूरी। आप बोलोगे मैम फर्स्ट नंबर पे कौन है? वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन TCS सेकंड पे ये न्यूज़ क्यों बनाई गई? बिकॉज TCS भारत की सबसे हाई रैंक्ड कंपनी इस लिस्ट के अंदर शामिल हुई है, ठीक है। जो टॉप नंबर पे है वो है एक्सेंचुअर भारत की नहीं है, ठीक है। सो अब कहाँ की है? सो दिस इज एन अमेरिकन कंपनी। एक्सेंचुअर भारत की नहीं है, लेकिन भारत की कंपनी TCS वो इस ग्लोबल लिस्ट के अंदर सेकंड पोजीशन पे, लेकिन भारत की सभी कंपनीज में टॉप पोजीशन पे आई है। गॉट इट? समझ में आई न्यूज़? ओके। सो ब्रांड फिनेंस 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रांड फिनेंस 2024 वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड्स को रैंक किया गया बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन, ओके। और उसमें एक्सेंचुअर वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल IT कंपनी अपनी जगह पे ही बनी रही, पहले भी ये टॉप पे ही थी। $40.5 बिलियन की इसकी ब्रांड वैल्यूएशन है, कि कभी इसको बेचा जाएगा तो इतना पैसा मिलेगा। TCS की अगर हम बात करें तो सेकंड स्पॉट है, और इंडियन कंपनीज में टॉप स्पॉट पे है, और पिछले साल के मुकाबले 11% का ब्रांड वैल्यू का इसने राइज लिया है, और अब इसकी ब्रांड वैल्यू $19.2 बिलियन है। इन्फोसिस थर्ड नंबर पे है, ठीक है। इन्फोसिस हम बोलते हैं ना, इन्फोसिस कहाँ है भाई? बहुत पॉपुलर, तो TCS के बाद है, थर्ड नंबर पे इन्फोसिस है, और इसकी जो वैल्यूएशन है $14.2 बिलियन आई है। क्या ये वैल्यूएशन रटने की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है आपको। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, क्योंकि कुछ साइड इन्फॉर्मेशन पढ़नी चाहिए आपको वो नॉलेज को दिमाग में रखने के लिए, बिकॉज चीज़ें जब तक समझ नहीं आएंगी, कंपैरिजन नहीं आएगा, तब तक दिमाग में वो इन्फो नहीं टिकेगी। आपको कोई ना कोई हुक चाहिए होता है ना इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए। अच्छा, इसी के साथ साथ देखिएगा HCL टेक जो है वो टॉप 5 में तो आपको नहीं दिख रही, 8th नंबर पे है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग IT सर्विस ब्रांड के तौर पे इसको देखा गया। बिकॉज अगर आप इसकी इंप्रूवमेंट देखोगे पिछले साल के मुकाबले 15.9% है, और किसी भी टॉप 10 की नहीं है। सो फास्टेस्ट ग्रोइंग IT सर्विस में HCL आ गया, और बाकी एक्सेंचुअर इज फर्स्ट, लेकिन ये बाहर की ब्रांड है। इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो TCS सेकेंड पे, लेकिन इंडिया से फर्स्ट पे, और इन्फोसिस थर्ड नंबर पे आया है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है छत्तीसगढ़ से। एक स्कीम हुई है लॉन्च, जो पहले अनाउंस की गई थी कि होगी लॉन्च, अब हो गई है। व्हाट इज़ दैट स्कीम? महिलाओं के लिए है, और इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है मेहतारी वंदन योजना 2024, मेहतारी वंदन योजना। और इसके तहत क्या होगा? हर वुमन को कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी हम देखेंगे। 1,000 रुपये प्रति माह की राशि उनके खातों में दी जाएगी, यानी कि सालाना 12,000 रुपये, एनुअली 12,000 रुपीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। और उसके लिए फॉर्म फिलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है, एंड एज यू कैन सी फरवरी से यानी फरवरी से महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा ये जो मंथली
अमाउंट है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्या सभी फीमेल्स को मिलेगा? नहीं, मैरिड फीमेल्स जो कि छत्तीसगढ़ में रहती हैं। सो सबसे पहली चीज़ मैरिड विमेन के लिए है ये, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हुई होनी चाहिए। इनकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख रुपीज़ से कम होनी चाहिए। तो लोअर मिडिल क्लास बोलेंगे, या फिर मिडिल क्लास तो भी नहीं बोलेंगे, हम लोअर इनकम ग्रुप बोलेंगे रादर, है ना। उसके अलावा 26 से 60 ईयर ओल्ड वाली एज ग्रुप के अंदर ये होनी चाहिए। और अगर ये विडो हैं, यानी कि विधवा हैं, ऑर्फन हैं, अनाथ हैं, या अबैंडेंड वुमेन है जिनको छोड़ दिया गया है, तो उनको भी ये बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ ध्यान रहेगा जी, रखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। बड़ी प्यारी पिक्चर है, और ये क्यूट सी जो गाय आपको दिख रही हैं छोटी छोटी सी, ये एज में छोटी नहीं है, ये साइज में छोटी है। और इन्हीं से जुड़ी हुई खबर है द पुंगनूर गाय या पुंगनूर काउ। पुंगनूर क्या नाम है इन गाय का? पुंगनूर काउ, इंडियाज शॉर्टेस्ट हम्प्ड कैटल। हम्प क्या होता है? ये जो पीछे आपको ये इनके दिखता है ना, दिस, इसको कहा जाता है हम्प। तो सबसे छोटे हाइट की हम्प्ड कैटल कौन सी है इंडिया के अंदर? पुंगनूर काउ। ओके, सो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। अब ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है। पुंगनूर काउ एक ड्वार्फ ब्रीड है कैटल की। ठीक है, ड्वार्फ यानी बॉनी ब्रीड है कैटल की, विच इज नेटिव टू चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि रायलसीमा रीजन के अंदर आती है। सो पुंगनूर काउ कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। राइट, कंसिडर्ड वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट हम्प्ड कैटल, इंडिया की भी नहीं पूरी दुनिया की सबसे छोटी हम्प्ड कैटल के अंदर ये आती है। 70 to 90 सेंटीमीटर टॉल होती है एंड 150 to 200 केजीज के अंदर इसका वेट वेरी करता है। अलग अलग कलर की हो सकती हैं, जैसे हमने पिक्चर में देखा, वाइट, ग्रे, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, और स्मॉल और क्रिसेंट शेप। क्रिसेंट मतलब अर्धचंद्राकार शेप के इनके हॉर्न्स होते हैं। हॉर्न की लेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है। फीमेल्स के हॉर्न स्लाइटली लॉन्गर होते हैं। मेन बात क्या है कि जो इनका मिल्क है वो हाई इन फैट, यानी फैट परसेंटेज अच्छी होती है, एंड एसएनएफ कंटेंट भी अच्छा होता है। नाउ व्हाट इज दिस एसएनएफ कंटेंट? एसएनएफ का मतलब होता है सॉलिड नॉट फैट। पानी और फैट अगर हटा दें तो दूध में और जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, एक्सेट्रा, तो उन सबको एसएनएफ कहा जाता है। तो इस गाय के दूध में फैट तो ज़्यादा होता ही है, एसएनएफ भी ज़्यादा होते हैं, और इन सबको कंबाइन कर दें तो हम कहेंगे कि टोटल सॉलिड्स काफ़ी अच्छी मात्रा में इस गाय के दूध में होते हैं। पुंगनूर काउ, आंध्र प्रदेश, याद रहेगा। गुड, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी हम सारी थियोरी देख रहे हैं। सेशन के एंड में हम क्वेश्चंस निकालेंगे, सो ध्यान से सब पढ़ते जाइए ताकि लास्ट में आपको समझ में आए कि अच्छा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उनका आंसर भी कर पाओ, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगली न्यूज़ आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से, और एक बुक लॉन्च से रिलेटेड न्यूज़ है। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने रिलीज़ की है एक किताब का टाइटल क्या है? इंतखाब ए कलम ए राही। इंतखाब ए कलम ए राही, ये उर्दू ट्रांसलेशन है। पोइटिक कॉम्पोजिशंस थी जो, यानी पोइट्रीज थी जो ऑलरेडी लिखी गई थी, किनके द्वारा? प्रोफेसर रहमान राही जी के द्वारा, और फिर उसका उर्दू ट्रांसलेशन किया गया है, और वो किसने किया है? डॉक्टर सतीश विमल जी ने किया है। और जिन्होंने ओरिजिनली ये किताब लिखी थी, प्रोफेसर रहमान राही जी, वो ऑलरेडी ज्ञानपीठ अवार्ड विनर हैं। उनकी किताब का उर्दू ट्रांसलेशन किया है डॉक्टर सतीश विमल जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली जो खबर आ रही है वो असम से रिलेटेड है। असम स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो होता है, जैसे हमारे नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो हमारे पद्म अवार्ड्स होते हैं, भारत रत्न तो होता ही है सबसे हाईएस्ट, उसके बाद पद्म अवार्ड्स होते हैं ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और फिर भारत रत्न आ जाता है। इसी तरह से अगर हम असम स्टेट की बात करें तो असम वैभव अवार्ड्स होते हैं। कौन से अवार्ड होते हैं? असम वैभव अवार्ड, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है असम के अंदर दिए जाने वाला। वो अनाउंस किया गया है कि किसको मिलेगा। तो असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि असम वैभव अवार्ड, जो कि स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। सिविलियन ऑनर मतलब आम नागरिक को जो दिया जाता है, ऐसा नहीं कि आर्मी से रिलेटेड लोगों को मिलेगा, नहीं, आम सिविलियंस को जो मिलता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी जो हैं और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके रंजन गोगोई जी को दिया जाएगा। रंजन गोगोई जी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और इनके सीजेआई रहते रहते एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद से रिलेटेड। ठीक है, सो जब वो डिसीजन दिया गया तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? रंजन गोगोई जी थे, और अभी ये कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनको दिया जाएगा असम वैभव अवार्ड फॉर द ईयर 2024। क्लियर हो गई इतनी कहानी? ठीक है, ये 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और इनके टाइम पे ही अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट जो था, उसका लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट जो चल रहा था, उस पर कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था 2019 के अंदर।
ठीक है, ओके। और फिर गोगोई जी को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था 2022 में, उस समय के जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी थे उन्होंने। अब ये तो हो गया असम वैभव। असम वैभव से नीचे जो अवार्ड आता है वो असम सौरभ अवार्ड होता है। जैसे हम बोलते हैं पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, तो इसी तरह से असम वैभव तो हो गया। अब आएगा असम सौरभ और उसके नीचे आएगा असम गौरव अवार्ड, असम गौरव अवार्ड। समझ गए? सो हमने वैभव की बात कर ली रंजन गोगोई जी। अब उसके नीचे जो असम सौरभ अवार्ड है वो कितने लोगों को दिया जाएगा? 4 लोगों को दिया जाएगा। आर्कियोलॉजिस्ट किशन चंद नौरियाल जी, स्विमर एल्विस अली हजारिका, स्प्रिंटर हिमा दास, इनको आप 100% जानते होंगे, टीवा डांस एक्सपोनेंट नदीराम द्योरी। अब जो बच्चे असम से बिलोंग नहीं करते हैं, वहाँ के स्टेट एग्जाम नहीं देंगे, आपको इन सबके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप असम वैभव वाला ज़रूर से याद रखेंगे, असम सौरभ और असम गौरव के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। असम वाले बच्चों को तो रखना ही है। 17 लोगों को असम गौरव भी दिया जाएगा, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है असम स्टेट का। आगे बढ़ेंगे। REC, काफ़ी बार न्यूज़ में आती रहती है ये, है ना। REC दैट इज़ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे REC कहा जाता है, विंस ICAI अवार्ड। कौन सा अवार्ड जीता है इसने? ICAI का अवार्ड फॉर व्हाट? एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। सो ICAI अवार्ड फॉर द कैटेगरी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर अदर देन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इस कैटेगरी के लिए ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया ने अवार्ड दिया है REC को। ठीक है, कौन सी कैटेगरी ध्यान रखेंगे हम, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। REC जो है ना वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर है, यानी ये लोन्स वगैरह देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, पर ये बैंक नहीं है। सो REC पावर रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए फंडिंग फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। सो फाइनेंसिंग सेक्टर सर्विसेज अदर देन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कैटेगरी में इसको ICAI से अवार्ड मिला है। और अवार्ड दिया किसने है? छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय जी, और क्योंकि ये जो सेरेमनी थी ये रायपुर के अंदर कंडक्ट की गई थी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, और मैंने आपको बताया ये NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, यानी कि फाइनेंस के सेक्टर में पर बैंक नहीं है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। कब एस्टैब्लिश हुई थी भाई? 1969 के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी। गॉट इट? चलिए। ऐसा नहीं है कि अभी यही एक अवार्ड REC को मिला है, पिछले कुछ टाइम में और भी काफ़ी सारे अवार्ड ये जीत चुकी है, जैसे कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड इसको इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स ने दिया था। देन बेस्ट सेंट्रल PSU अवार्ड, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अवार्ड, फाइनेंशियल सर्विस कैटेगरी में ही ड्यून एंड ब्रैडस्ट्रीट PSU अवार्ड 2023 के दौरान भी इसने जीता है। ओके, अब अगली जो खबर आ रही है वो PM मोदी जी जहां से बिलोंग करते हैं वहां से आ रही है, वडनगर गुजरात से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे खुदाई के अंदर बहुत एंशियंट टाइम के, जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड वाला समय है, उस समय के ह्यूमन सेटलमेंट के अवशेष मिले हैं कि उस समय करीब 800 BCE वाले समय पे इंसान वडनगर गुजरात में रहा करते थे। और इससे एक बहुत बड़ा हम कहेंगे खुलासा हुआ है कि जिसको हम डार्क एज कहते हैं ना, डार्क पीरियड या डार्क एज कहते हैं, जब हड़प्पन कल्चर हमारा खत्म हो गया और आयरन एज की शुरुआत नहीं हुई, तो इस बीच के दौर को हम कल्चर के लिहाज से डार्क एज कहते हैं, बिकॉज हमको बहुत ज़्यादा उस समय के बारे में पता नहीं पड़ पाया। तो ये अवशेष जो ह्यूमन सेटलमेंट के मिले हैं ये उस पीरियड के दौरान के ही हैं। तो ये बताते हैं कि हड़प्पन कल्चर जब खत्म हो गया तो भी वडनगर के अंदर ह्यूमन रह रहे थे। समझ में आ गई बात? यही मोटी मोटी बात है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। 800 BCE के एंशिएंट ह्यूमन सेटलमेंट डिस्कवर किए गए हैं। कहाँ? वडनगर गुजरात के अंदर। और इसकी खुदाई किसने की? जब भी कोई अवशेष मिलते हैं यानी खुदाई की होगी। कौन सी टीम थी जो इसको लीड कर रही थी? IIT खड़गपुर की टीम थी, जिसको सपोर्ट कौन कर रहा था? ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये तो रहेंगे खुदाई के साथ में। साथ ही साथ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी थी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी, ये मेन पार्टिसिपेंट थे, और डेक्कन कॉलेज था। ठीक है, अब लाइक आई टोल्ड यू, यहाँ से जो ह्यूमन सेटलमेंट के अवशेष मिले हैं कौन से टाइम के हैं ये? इनको कंटेम्प्रेरी या समकालीन माना जाता है, लेट वैदिक पीरियड के या फिर प्री बुद्धिस्ट महाजनपद वाला जो पीरियड है उस समय के, राइट। और इससे ये आइडिया लगा कि जब हमारी हड़प्पन कल्चर कोलैप्स हो गया था, वो वाली जो सिविलाइजेशन थी वो कोलैप्स हो गई थी, तो भी हमारे कल्चर की कंटिन्यूटी वडनगर के अंदर बनी हुई थी, लोग यहाँ रह रहे थे। तो इसने एक तरह से डार्क एज वाले मिथ को बर्स्ट किया है कि ऐसा नहीं है कि तब हमारा कल्चर
रुक गया हो बीच में। और इस समय इस पूरी खुदाई के अंदर ना ऐसी भी चीज़ें पता लगी हैं, मतलब उससे भी रिलेटेड अभी पब्लिश नहीं हुई हैं काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स जो अभी न्यूज़ के अंदर नहीं आए, बट इट इज़ गिवन दैट अ लॉट ऑफ रिसर्च इज कंडक्टेड। और कुछ पेपर्स के मुताबिक जब यहाँ वडनगर के अंदर सिविलाइजेशन वगैरह थी तो काफ़ी सारे बाहर से इन्वेजन्स वगैरह भी हो रहे थे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कल्चरल रिचनेस थी, अलग अलग धर्म के लोग भी रहा करते थे, तो वडनगर कल्चरली और बाकी सारे लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव साइट उस समय हुआ करती थी। ठीक है, ऐसे यहाँ से कुछ डिटेल्स पेपर्स के अंदर, रिसर्च पेपर्स के अंदर लिखे गए हैं जो कि अभी पब्लिश नहीं किए गए हैं। चलिए, सो डार्क एज जो मैंने आपको बताया, वैसे मैंने समझा दिया, वो पीरियड जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, पर्टिकुलरली हड़प्पन कल्चर वगैरह जो था, जब कोलैप्स होता है करीब 4000 साल पहले, और आयरन एज नहीं शुरू होती है, उस पीरियड के बीच के दौरान को हम डार्क एज कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस बीच के दौरान ही वडनगर के अंदर ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, ऐसे साक्ष्य पाए गए हैं। सो हम कह सकते हैं कि इस एविडेंस के बाद वडनगर ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इंडिया का अभी तक का हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि एक ही फोर्टिफिकेशन के अंदर हो, यानी बाहर की बाउंड्री सीमा एक सिंगल हो। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? सिंगल फोर्टिफिकेशन, यानी जैसे ये बाउंड्री है, ये पूरी उस वहाँ जो भी लोग रह रहे थे उनकी बाहर की बाउंड्री वॉल है, और उसके अंदर सिंगल फोर्टिफिकेशन इसको कहा जाता है। फोर्टिफिकेशन यानी किलाबंदी। ओके, तो सिंगल फोर्टिफिकेशन वाला ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इंडिया में अभी तक का खोजा गया कौन सा है? वडनगर, गुजरात है। ठीक है जी। चलिए, वडनगर की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का नेटिव विलेज है और ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, एंड इसका मेंशन कई बार पुराणों में देखने को मिलता है वडनगर का। साथ ही साथ जो ट्रैवलर्स आए ना, जैसे कि चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सांग आए 7th सेंचुरी के अंदर, उनके ट्रैवल के जो डिटेल्स होते हैं जिनको हम ट्रैवल लॉग कहते हैं, उसके अंदर भी यहाँ का मेंशन देखा गया, और कैसे रिच और फ्लरिशिंग कल्चर था इस जगह का वो भी बताया गया है। ओके, अगली न्यूज़ पे बढ़ेंगे। पीएम मोदी रिलीजेस कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन राम टेम्पल इन अयोध्या। सो अब राम मंदिर का जो क्या कहेंगे हम, इनॉग्रेशन बोलिए या फिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उससे पहले कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प्स रिलीज या रिलीज़ की हैं पीएम मोदी जी ने, और उससे रिलेटेड ये न्यूज़ देख लेते हैं कि एक तो पोस्टेज स्टैम्प्स राम मंदिर ऑफ अयोध्या से रिलेटेड, और साथ ही साथ बुक ऑफ स्टैम्प्स जो अलग अलग देशों ने राम जी से रिलेटेड डेडिकेट की हैं, है ना, तो वो भी स्टैम्प्स की एक पूरी बुक, अलग अलग देशों ने भी स्टैम्प्स डेडिकेट की हैं जिनका कहीं ना कहीं हिंदुइज्म या रामायण से या राम जी से रिलेशन रहा हो। यहाँ के कल्चर के कुछ लोग जाकर के बाहर बसे, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी जगह हमें टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, थाईलैंड के अंदर एट्सेट्रा। सो उन लोगों ने भी स्टैम्प्स डेडिकेट किए, तो उन सबका एक बुक का कलेक्शन भी शो किया गया है। और जो स्टैम्प्स हैं उनकी डिज़ाइन, कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ द स्टैम्प, उसमें क्या क्या है, जो स्टैम्प कॉमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज की गई है उनके डिज़ाइन में क्या क्या है। राम मंदिर है, चौपाई जो है मंगल भवन अमंगलहारी, वो चौपाई देखने को मिलती है, सन, सरयू नदी, और मंदिर के अंदर और बाहर के जो स्कल्पचर्स वगैरह हैं, मूर्तियाँ वगैरह हैं, उन सब का चित्र देखने को मिलता है। अगली खबर देखते हैं। मेटी लॉन्चेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर। मेटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने 2 चीज़ें लॉन्च की हैं। कहाँ पे? कोची, केरला के अंदर। मेटी ने 2 चीज़ें लॉन्च की हैं कोची, केरला में। पहली चीज़ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर, और दूसरी चीज़ इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ग्राफीन से रिलेटेड इंडिया इनोवेशन सेंटर। ठीक है, अब इसी से जुड़ी हुई हमको ये न्यूज़ समझनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मोटी मोटी न्यूज़ समझने की ज़रूरत है, जितनी नीडेड और सफिशेंट हमें चाहिए उतनी मैं आपको बताऊंगी। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर, एक तो ये लॉन्च किया, इससे हम सेंसर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन सेंटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रादर। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन सेंटर, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ये भी कोची केरला के अंदर लॉन्च किया गया। अब इससे जो ग्राफीन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसमें हम बहुत आगे जा पाएंगे। अब ये ग्राफीन क्या है? ग्राफीन एक तरह का आप कह सकते हो कि बहुत पावरफुल मटीरियल है, राइट, बहुत लाइट वेट होता है पर बहुत स्ट्रांग होता है। स्टील थिनेस्ट मटेरियल है, स्टील से 100 गुना ज़्यादा ताकत रखता है, पेपर से 100 गुना
हल्का है, इस तरह का एक ग्रेफीन है। और थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल जो हम जानते हैं आज वो ग्रेफीन है, और इतनी अच्छी हीट कंडक्ट कर सकता है जितना अभी तक कोई नहीं कर पाता। तो इसको हम और रूम टेम्परेचर में सुपर कंडक्टर की तरह वर्क करने की कैपेसिटी ये रखता है। इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी करता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस और विदाउट हीटिंग। सो इट इज़ अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट टू बी यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, जैसे सेंसर्स के केस में बहुत अच्छा होगा, है ना, और काफ़ी सारी फील्ड के अंदर इसको यूज़ किया जाना है। तो इसी ग्रेफीन को हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए R&D करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, इस सब के लिए कोची केरला के अंदर ये सेंटर खोला गया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट इनवाइट सजेशंस ऑन ड्राफ्ट इंडियन स्टैंप बिल 2023 फ्रॉम पब्लिक विद इन 30 डेज। तो सरकार ने एक ड्राफ्ट बनाया है, यानी कि अभी कच्चा चिट्ठा का रफ ड्राफ्ट बनाया है इंडियन स्टैंप बिल 2023 का। किस चीज़ का? भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 का। और जनरल जनता से बोला है कि भाई आप अपने फीडबैक दे दीजिए, कुछ आपको इसमें देने हो तो फिर हम इसको पक्का करेंगे। सो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया है इंडियन स्टैम्प बिल 2023 का, ताकि जो मॉडर्न स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं उसके हिसाब से इसको और मॉडिफाई किया जा सके। स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है? जब भी आप कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हो, काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। जैसे कि अगर आप रजिस्ट्री करवा रहे हो लैंड की तो स्टैम्प ड्यूटी होती है ना। तो अभी जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है 1899 का, उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको मॉडर्न हिसाब से और अट्यून करने के लिए ये इंडियन स्टैम्प बिल 2023 ड्राफ्ट किया गया है और उसके अंदर सजेशंस मांगे गए हैं। इससे ये जो एक्ट है इसको ना टाइम टू टाइम हम लोग वैसे भी अमेंड करते रहते हैं ताकि मॉडर्न हिसाब से इसको एडजस्ट किया जा सके। और सेंट्रल गवर्नमेंट हालांकि स्टैम्प ड्यूटीज़ लगाता है, लेकिन उनकी भरपाई यानी कलेक्ट कौन करता है, अप्रोप्रिएट कौन करता है, कंसर्न स्टेट्स करते हैं। ठीक है, तो कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी ये तो सेंटर तय करेगा, लेकिन उसको कलेक्ट करने का और सारा जो प्रोसेस है वो स्टेट के लेवल पे ही किया जाता है। तो इतना समझिएगा कि इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 है जो कि समय समय पे अमेंड की जाती है। इस बार के अमेंडमेंट से पहले एक ड्राफ्ट बनाया गया है इंडियन स्टैम्प बिल 2023 जिसमें सजेशंस मांगे गए हैं ताकि फिर नेसेसरी चेंजेस करके और स्टैम्प ड्यूटी को रिवाइज किया जा सके। ओके, देन अगली न्यूज़ है दैट EPFO यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने आधार कार्ड को वैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के डॉक्यूमेंट के तौर पे हटा दिया है। अब अगर आपको अपने EPFO अकाउंट के अंदर कोई भी करेक्शन करना होगा या अपडेट करना होगा तो आप आधार कार्ड यूज़ नहीं कर सकते हो, उसकी जगह आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। आप ओरिजिनल अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो, नहीं तो आप अपना पैन कार्ड वगैरह लगा सकते हो, वो यूज़ किए जा सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ जो आ रही है वो स्पोर्ट्स की दुनिया से है। Sue Redfern to be first ICC appointed female neutral umpire in bilateral series। बायलेटरल सीरीज यानी दो देशों के बीच में खेला जाने वाला न्यूट्रल अंपायर जो इन दोनों ही देशों से जुड़ा हुआ नहीं हो, राइट। सो ऐसी पहली महिला न्यूट्रल अंपायर ICC द्वारा अपॉइंट की गई हैं, उनका नाम है सू रेडफर्न। ओके, और इनको ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं और ये कौन से पहले मैच के अंदर अपनी अंपायरिंग के लिए इनको चूज किया गया है। सो दैट इज अपकमिंग ICC विमेन चैंपियनशिप T20 इंटरनेशनल मैच जो कि कौन से दो देशों के बीच में खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। तो ये ना ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करती है ना साउथ अफ्रीका को, इसलिए ये न्यूट्रल अंपायर के तौर पे है। और ये सू रेडफर्न है, ICC ने पहली महिला न्यूट्रल अंपायर जो अपॉइंट की है, शी इज द वन फॉर बायलेटरल सीरीज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, अच्छे से पकड़ लीजिएगा, पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। रोहित शर्मा टॉप्स लिस्ट ऑफ बैटर्स विथ मोस्ट हंड्रेड्स इन T20 इंटरनेशनल। T20 इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज़्यादा हंड्रेड्स या शतक बनाने वाले कौन बन गए हैं भाई? मोस्ट हंड्रेड्स इन T20 इंटरनेशनल रोहित शर्मा बन गए हैं। और कितने? 5 T20 इंटरनेशनल सेंचुरीज इन्होंने हिट की हैं। एंड थर्ड T20 इंटरनेशनल मैच जो ये खेल रहे थे अगेंस्ट अफगानिस्तान, उसके दौरान इन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है बेंगलुरु के अंदर। किसको इन्होंने पीछे छोड़ा है, सरपास किया है? तो फेलो क्रिकेटर्स जिनमें सूर्य कुमार यादव हैं और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल हैं, जिनके पास 4 T20 सेंचुरीज का खिताब था। अब 5वां इन्होंने मतलब पहला अपने नाम कर लिया है बाय मेकिंग 5 सेंचुरीज। ठीक है, तो ये दोनों पोस्टर्स से आप आइडिया लगा सकते हो। मोस्ट हंड्रेड्स इन मेन T20 इंटरनेशनल, रोहित शर्मा 5, ग्लेन मैक्सवेल एंड सूर्य कुमार यादव 4 ईच। और कौन कौन से टीम्स के अगेंस्ट इन्होंने ये सेंचुरीज बनाई है वो आप यहाँ से देख सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, अगर आपको एडिशनल इन्फो चाहिए तो, बाकी मेन इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला, अब एशियन चैंपियनशिप राइफल पिस्टल से रिलेटेड जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर खत्म हुई। ये बीच बीच में न्यूज़ आती जा रही थी पर मैंने आपसे डिस्कस नहीं की बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर द चैंपियनशिप टू गेट ओवर, ताकि आपको एक कंप्लीट जिस्ट एक ही जगह पे दे सकूं, उससे आपको याद भी रहेगा, इट विल मेक सेंस ऑल्सो, राइट। सो एशियन चैंपियनशिप फॉर राइफल एंड पिस्टल इवेंट्स, ओके, सो ये अलग अलग इवेंट्स के लिए होती हैं जब भी हम शूटिंग से रिलेटेड चैंपियनशिप की बात करते हैं, और ये ओलंपिक क्वालिफायर के तौर पे भी रहा। ओलंपिक्स जो अब होंगे पेरिस में, सो उनके क्वालिफाइंग इवेंट की तरह से भी ये हुआ, और ये एशियन चैंपियनशिप भी हुई इन राइफल एंड पिस्टल इवेंट। कहाँ हुई? जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुई। इसकी जो डेट्स हैं ना, आपको हर जगह थोड़ी अलग मिलेंगी। कई जगह 5 to 18 मिलेंगी, ऑफिशियल पोस्टर है जनवरी। कई जगह आपको इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 8 to 17 जनवरी भी मिलेंगी, और ये भी ऑफिशियल वेबसाइट की ही डेट है, ठीक है। तो डेट पे थोड़ा बहुत फेरबदल आए तो ध्यान मत दीजिएगा, नोबडी एनीवेज इज गोइंग टू आस्क यू द डेट्स। कहीं भी जो भी बैकड्रॉप्स हैं, पोस्टर्स हैं, उन सब पे आपको 5 से 18 जनवरी देखने को मिलेगा। हर जगह रिटन कंटेंट में 8 से 17 जनवरी देखने को मिलेगा, डजेंट मैटर। सो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ? जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। कौन से इवेंट के लिए? राइफल एंड हमारा पिस्टल इवेंट के लिए, ठीक है। देन एयरगन वगैरह के लिए नहीं हुआ है। सो ये इवेंट क्वालिफाइंग इवेंट के तौर पे भी था। पेरिस 2024 ओलंपिक्स जो होने हैं, इंडियन शूटर्स ने टोटल 26 मेडल्स जीते। कितने जीते? 26 मेडल, जिनमें 14 गोल्ड मेडल शामिल हैं, और हमारे 17 ओलंपिक कोटाज भी यहाँ से फिक्स हो गए कि 17 लोग तो ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई कर गए हैं, जो कि अभी तक का इस कैटेगरी में इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस है। सो एशियन इस वाले इवेंट में हमने 26 मेडल्स जीते हैं। ये व्यक्ति कौन है भाई? ये व्यक्ति हैं योगेश सिंह। कौन है? योगेश सिंह। तो कभी पूछ लिया जाए योगेश सिंह कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो शूटिंग से रिलेटेड हैं, और इन्होंने बेस्ट प्रदर्शन अपना दिखाया है, बिकॉज मेंस 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल एंड स्टैंडर्ड पिस्टल और टीम इवेंट दोनों के अंदर ये गोल्ड मेडल लाए। तो 2 इंडिविजुअल कैटेगरी गोल्ड मेडल, 1 टीम मेडल में इन्होंने जिताया है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल कैटेगरी के जो गोल्ड मेडल्स हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। टीम इवेंट्स मैंने नहीं डाले हैं, कोई नहीं पूछेगा। सिल्वर ब्रॉन्ज किसने जीते नहीं पूछे जाएंगे। ओवरऑल मेडल्स देख लीजिए, और गोल्ड में इन लोगों के नाम देख लीजिए। कभी इंडिविजुअली पूछा जाए कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। वरुण तोमर, एशा सिंह, नैन्सी, अखिल शोरन और योगेश सिंह, ये 5 लोग हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर ये गोल्ड मेडल्स जीते। जैसे 10 मीटर एयर पिस्टल, विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल ईशा ने, नैन्सी ने एयर राइफल, अखिल ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस, ये सारे इनके खिताब या अवार्ड्स रहे, पोजीशंस रही। ठीक है जी, हो गई सारी न्यूज़। आज की वीडियो थोड़ी लंबी थी क्योंकि कुछ एक न्यूज़ समझाने की ज़्यादा ज़रूरत थी। एनी विच वेज न्यूज़ के ड्यूरेशन पे मैं फोकस नहीं करूंगी, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी कवर होनी चाहिए। रिवीजन क्वेश्चन का टाइम है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए। विच ट्राइबल कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल इन पाके टाइगर रिजर्व? कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है, कौन सा आदिवासी समुदाय है जिसने पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल पाके टाइगर रिजर्व के अंदर सेलिब्रेट किया? आंसर क्या होगा? अरुणाचल में है। सबसे पहली चीज तो ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ की सबसे प्रोमिनेंट ट्राइब कौन सी है? नीशी ट्राइब, और दिस इज द राइट आंसर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू अचीव माइलस्टोन ऑफ स्कोरिंग 5 सेंचुरीज इन T20 इंटरनेशनल्स? 5 शतक T20 इंटरनेशनल में बना करके किसने कीर्तिमान स्थापित किया है? आंसर इज रोहित शर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian state recently launched the Mehtari Vandan Yojana for the year 2024? So हाल ही में मेहतारी वंदन योजना स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, जिसमें हर महीने 1000 रुपए की राशि और पूरे साल में 12,000 रुपए दिए जाएंगे मैरिड विमेन ऑफ छत्तीसगढ़ को? हाँ जी, सो छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who will be conferred with Assam Vaibhav Award, the highest civilian honor in the state of Assam? असम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इस बार किसको दिया जाएगा? अनाउंसमेंट हो चुका है। पूर्व CJI और अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रंजन गोगोई जी को। According to Brand Finance 2024 report on world top 10 most valuable IT services brands, which Indian company has the highest ranking? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। आपने पढ़ी हुई है ये चीज़, बस अलग तरह से मैंने पढ़ाई थी, और जब घुमा के क्वेश्चन आ जाता है ना तो कई बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। पढ़ा है ये आपने, पूछा अलग तरह से जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रांड फाइनेंस 2024 की जो रिपोर्ट है जिसमें टॉप 10 वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल IT ब्रांड्स को लिस्ट किया गया है, उसमें कौन सी इंडियन कंपनी ने हाईएस्ट रैंकिंग ली है? सोचिए। सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा TCS, टाटा कंसल्टेंसी। टॉप पे एक्सेंचुअर था,
सो मैंने ये नहीं पूछा कि सेकंड रैंक किसका आया, आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसमें सेकंड रैंक किसका है, टीसीएस का, या कौन सी इंडियन कंपनी टॉप पे रही, तो टीसीएस रही, रैंक सेकंड था, पर एक्सेंचुअर बाहर की कंपनी है, इंडिया की नहीं है। चलिए, और अब प्रीवियस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एन अनकॉमन लव, अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति? ये किताब किसने लिखी है? द राइट आंसर विल बी डी, चित्रा बैनर्जी दिवकारुनी। देन इन स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जो हम पढ़ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स क्लेम्ड द बेस्ट परफॉर्मर अमंग स्टेट्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 करोड़? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सो अभी जो हाल ही में स्टार्टअप रैंकिंग 2022 रिलीज हुई थी, उनमें बेस्ट परफॉर्मर स्टेट इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन से वो स्टेट हैं जो बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी में मोर देन 1 करोड़ पॉपुलेशन में लाई कर रहे थे? आंसर बताइए। क्या यूपी को मिला था? नहीं मिला था। गुजरात, कर्नाटका हो सकते हैं, एमपी को भी नहीं मिला, हिमाचल तो अंडर 1 करोड़, लेस देन 1 करोड़, तो राइट आंसर क्या होगा? बी विल बी द राइट आंसर। 4 स्टेट्स को मिला था हालांकि, गुजरात, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। केरला तमिलनाडु है ही नहीं ऑप्शन में, तो जो है उन्हीं में से हमें पिक करना है, ठीक है। चलिए, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एक्टिव ड्यूटी विनर ऑफ मिस अमेरिका 2024, यानी कि ड्यूटी भी कर रही हैं और मिस अमेरिका भी बन गई, कौन है? मैडिसन मार्श। ओके, देन हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन, नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ए एन प्रमोद जी, वाइस एडमिरल ए एन प्रमोद। और ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आई रियली होप जो भी पढ़ाया समझ में आ गया होगा। नोट्स नहीं बनाइएगा, पीडीएफ अवेलेबल है, हिंदी वाली आपको 11 साढ़े 11 बजे तक मिल जाएगी, इंग्लिश वाली अपलोड हो चुकी है। हैव अ वेरी गुड डे अंटिल वी मीट टुमारो। बाय बाय।